हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल 7000 प्लस प्रश्नों के सीरीज को आगे लेकर के आया हूँ। दोस्तों, तो आज हम लोग मगध साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो जो दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन किया गया है। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी को लेकर अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि प्रसेनजीत युद्ध में हारकर कहाँ भाग गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसेनजीत अजातशत्रु से हार करके शरावती भाग गए थे। अगला सवाल है बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार। अगला सवाल है कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार ने गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल है कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह बनाई थी। अगला सवाल है कि राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महागोविंद जो थे और राजगीर का नियोजक वास्तुकार थे। अगला सवाल है कि मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैवाहिक संबंध, मैत्री की नीति और विजय की नीति को बिंबिसार ने अपनाए थे। जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल, लिच्छवी और पंजाब तीनों जगह के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका के शासक के बहन के साथ शादी करने पर दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्रिक संबंध स्थापित किए थे। अगला सवाल है कि बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अंग महाजन पद का शासक नियुक्त किए थे। अगला सवाल है कि इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंबिसार ने। अगला सवाल है कि अजातशत्रु को मारकर मगध का शासक कौन बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु को मारकर बिंबिसार प्रश्न है कि अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना था। तो बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु मगध का शासक बना था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, इसलिए हर्यक वंश को पृथंता वंश कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार का शासनकाल रहा। अगला सवाल है कि अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 493 से लेकर के 461 ईस्वी पूर्व तक अजातशत्रु का शासनकाल रहा था। अगला सवाल है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी थे। अगला सवाल है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में कोसल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में कोसल गणराज्य को अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला सवाल है कि अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथ मुसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी के खिलाफ अजातशत्रु ने युद्ध करते समय रथ मुसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किए थे। अगला सवाल है कि अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई थी। अगला सवाल है कि अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? तो सुरक्षा दुर्ग अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में बनवाए थे। अजातशत्रु ने सुरक्षा दुर्ग राजगृह में बनवाए थे। अगला सवाल है कि लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्ल पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स्य संघ के साथ अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध बनाकर मैत्रिक संबंध बनाया था। अगला सवाल है किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाए थे। अगला सवाल है कि अजातशत्रु ने कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेष पर स्तूप बनवाए थे। अगला सवाल है कि आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? तो आम्रपाली जो थी वो वैशाली गणराज्य के नगर वधू थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु का संबंध आम्रपाली से था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बार बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है कि अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का शासक बना था। अगला सवाल है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? तो अजातशत्रु उदयन का पिता था, तो दोनों में संबंध पिता और पुत्र का था। इसने भी अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा, इसलिए हर्यक वंश को पृथहंता वंश कहा जाता है। वही जैन ग्रंथ के अनुसार इसे पिता के आदर्श करने वाले वंशज भी कहा गया है। अगला सवाल है उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा का राज्यपाल था। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र शहर को उदयन द्वारा बसाया गया था। अगला सवाल है उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाए थे। अगला सवाल है कि उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया था। अगला सवाल है कि उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म का अनुयायी था। अगला सवाल कि उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्य गृह बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में जैन चैत्य गृह बनवाए थे। अगला सवाल है कि पालक कहाँ का राजा था। तो पालक जो थे वो अवंती का राजा था। अगला सवाल है कि किसने उदयन की हत्या की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं। अगला सवाल है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगला सवाल है कि नागदशक की हत्या किसने की थी। तो नागदशक की हत्या शिशुनाग द्वारा किया गया था। शिशुनाग कहाँ का अमात्य था। तो शिशुनाग नागदशक का सेनापति था और यह कहाँ का था अमात्य। तो पाटलिपुत्र का अमात्य था। नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शक कहा गया है नागदशक को। अगला सवाल है कि किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहा। अगला सवाल है कि उदयन का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 461 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक उदयन का शासनकाल रहा है। अगला सवाल है कि शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की। तो पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने वैशाली अपना राजधानी स्थानांतरित किए थे। अगला सवाल है कि शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वत्स, कौशाम्बी और अवंती तीनों पर शिशुनाग ने विजय प्राप्त किया था। अगला सवाल है कि शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 394 ईस्वी पूर्व शिशुनाग की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग के बाद कालाशोक मगध का शासक बना था। अगला सवाल है कालाशोक का उपनाम क्या था। तो कालाशोक का उपनाम काकवर्ण था। अगला सवाल है कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया था। अगला सवाल है कि शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किए थे। अगला प्रश्न है कि किस वंश के शासनकाल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद वंश के शासनकाल में। नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्म नंद और धनानंद नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक थे।
अगला सवाल है कि निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कली का अंश महापद्म नंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे परशुराम का अवतार भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्म नंद को परशुराम का अवतार भार्गव और एकराट आदि नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्म नंद। अगला सवाल यह है कि कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद ने उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था। अगला सवाल है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है कि सिकंदर किस देश का शासक था। तो सिकंदर जो है वो यूनान देश का शासक थे। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है कि धनानंद को किसने पराजित किया था। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किए थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब धनानंद को पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किए थे। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का शासक किस धर्म के अनुयायी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे। तो नंद वंश के शासक शूद्र जाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि यह शूद्र जाति से थे। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पूनर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाते थे। अगला सवाल है कि किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम राज्यों को जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम राज्यों को जीते थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा
पंजाब और सिंध को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। अगला सवाल है कि जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य और क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक सेलुकस बना था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच कब संधि हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 303 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच संधि हुई थी। अगला प्रश्न, सेलुकस की पुत्री का क्या नाम था? सेलुकस की पुत्री का नाम हेलेना था। अगला प्रश्न है कि सेलुकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेलुकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन से स्थान मिले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा काबुल, कंधार और हेरात। ये तीनों स्थान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप प्रदान हुआ था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को दिए थे। अगला प्रश्न है कि सेलुकस ने किससे चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में भेजा था? तो सेलुकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदनगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या किए थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध के शासक बिंदुसार बने थे। दोस्तों बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन नहीं होएगा। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे और बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। बिंदुसार इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके माथे पर हल्का सा गड्ढा हो गया था जो बिंदु के समान था, इसलिए इनका नाम बिंदुसार पड़ा। इनके माथे पर गड्ढे होने के कारण था कि इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य द्वारा बिंदुसार की मां को हल्का हल्का जहर दिया करता था, जिससे आने वाले बच्चे दुश्मन की हर एक वार को झेल सके। इसलिए इसके माथे पे हल्का सा गड्ढे का निशान हो गया था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? तो बिंदुसार पड़ा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 298 ईस्वी पूर्व बिंदुसार मगध का शासक बना था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा गया था? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अगला प्रश्न है कि यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटस कहा था? तो बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रचेटस कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार का अन्य नाम शीसेन भी था। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो तक्षशिला को विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को बिंदुसार ने भेजे थे। अगला सवाल है कि अशोक कहाँ का प्रशासक था? तो अशोक जो है वो उज्जैन का प्रशासक थे। अगला प्रश्न है कि कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था?
तो सीरिया के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था। अगला प्रश्न है कि किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटियोक ने मौर्य दरबार में अपना राजदूत भेजे थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? तो डायमेकस जो है वो सीरियन राजदूत था। अगला सवाल है कि फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो फिलाडेल्फस जो है वो मिस्र के शासक था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था। अगला प्रश्न है कि अशोक कब मगध का शासक नियुक्त हुआ था? अशोक 273 ईस्वी पूर्व मगध का शासक नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? तो सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक के बारे में बताया गया कि अपने 99 भाइयों की हत्या किया गया था। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की थी? तो 99 भाइयों की हत्या की गई थी सिंहली साहित्य के अनुसार। अगला प्रश्न है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक जो है वो 269 ईस्वी पूर्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला का गवर्नर था नेपाली साहित्य के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक को प्रारंभ में चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक को चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि अशोक नाम का उल्लेख कितने अभिलेखों में मिलता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा और नेतुर अभिलेख में अशोक का नाम शिलालेखों पर मिलता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उडेगोलम में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ये 4 अभिलेख हो गए मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो भारभू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मौस्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध शाक्य कहा गया है मौस्की अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध कहाँ लड़ा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग में लड़े थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वें वर्ष लड़ा गया था और ये 269 ईस्वी से जोड़ा जाता है। 273 ईस्वी पूर्व
273 ईस्वी पूर्व शासक बने थे, लेकिन राज्याभिषेक जो है वो 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व लड़े थे। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने धर्म नीति को अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म नीति को अपनाए थे। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य के अनुसार कलिंग युद्ध जो था उसका मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है कि राजतरंगी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगी कल्हण की रचना है। अगला प्रश्न है कि राजतरंगी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शैव धर्म का कट्टर समर्थक थे। अगला प्रश्न है किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने साम्राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलकानगिरी अशोक साम्राज्य का प्रांत नहीं था। अगला प्रश्न है कि उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अगला प्रश्न है कि अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंती की राजधानी उज्जैनी था। अगला सवाल है कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी जो है वो तोसली थी। अगला सवाल है कि पूर्व राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पूर्व राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर को की स्थापना की थी? तो श्रीनगर को बसाने वाले शासक है वो अशोक थे। अगला सवाल है कि अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना की थी? तो अशोक द्वारा नेपाल में ललित पाटन नामक शहर की स्थापना किया गया था। अगला सवाल यह है कि जूनागढ़ अभिलेख के संबंध में किस शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है कि तुषास्प जो है तुषास्प अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? तुषास्प जो है अशोक के समय उज्जैन का गवर्नर थे। अगला प्रश्न है कि तुषास्प किस देश का नागरिक था? तो तुषास्प जो है वो यूनान देश का नागरिक थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ जो है अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक बना था। और दशरथ जो थे अशोक के पौत्र थे, मतलब पोता थे। अगला प्रश्न है कि पूर्वी भाग में कौन राज्य शामिल था? तो पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी?
तो दशरथ ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनवाई थी। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भाग का शासक कौन बना था? तो पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बने थे। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा राज्य आता था? तो पश्चिमी भाग के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश आता था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य है? तो राजतरंगिणी जो है कश्मीर राज्य से संबंधित साहित्य है। अब कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में? तो 8। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर क्षेत्र का शासक कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक जो थे वो जालौक बने हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को माना जाता है। अगला सवाल है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है कि बृहदत्त की हत्या कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 185 ईस्वी पूर्व बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? तो तृतीय शासक था। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय बिंदुसार और तीसरा जो थे वो अशोक थे। तो अशोक मौर्य वंश का तृतीय शासक थे। अगला सवाल है कि धर्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा का प्राकृतिक रूपांतरण धर्म में है। अगला सवाल यह है कि किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को उलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर के अनुसार। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? तो चित्रलेख जो है अशोक के अभिलेख का भाग नहीं है। शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख जो है ये अशोक के अभिलेखों का भाग है। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी? अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरनार शिलालेख जो है वो गुजरात से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो धौली शिलालेख जो है वो उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौगढ़ जो है वो उड़ीसा से प्राप्त शिलालेख है। अगला सवाल है कि कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालसी शिलालेख देहरादून से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि भेर्रागुडी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो भेर्रागुडी शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से सोपारा शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख जो है वो खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि शहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशावर से शहबाजगढ़ी शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है। तो मानसेहरा शिलालेख जो है वो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो मानसेहरा शिलालेख जो है वो पाकिस्तान के हजारा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। सासाराम लघु शिलालेख जो है वो बिहार राज्य से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो रूपनाथ लघु शिलालेख जो है वो जबलपुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जरा लघु शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश किस स्थान से गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है। तो मध्य प्रदेश के दतिया स्थान से गुर्जरा शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारभू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है। तो भारभू लघु शिलालेख जो है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान से भारभू लघु शिलालेख मिला है। तो राजस्थान के जयपुर शहर से भारभू लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक राज्य से मास्की लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रायचूर कर्नाटक का एक स्थान है जहां से मास्की लघु शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मगिरी लघु शिलालेख जो है यह भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य काल में सिक्कों को मास्क, काकनी और आहत कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मगिरी से सिद्धपुर लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि बाहगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में बाहगिरी नामक स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि जटिग्रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरि से जटिंगा रामेश्वर लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि गवि मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर से गवि मठ लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि पाल की गुड्डी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पाल की गुड्डी शिलालेख जो है वो रायचूर से प्राप्त हुआ है। रायचूर कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि रायचूर मांडीगिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे रायजूल मंडागिरी लघु शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि अशोक के बड़े स्तंभों की संख्या कितनी है। तो अशोक के बड़े स्तंभों की संख्या जो है वह 7 है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है अंबाला से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिरसवा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरसवा स्तंभ लेख जो है वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन शासक दिल्ली लाया था। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। अगला सवाल है कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को किस शासक ने दिल्ली लाया था। तो इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को। अगला प्रश्न है कि लौरिया अरेराज स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थापित था। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है पहले कौशाम्बी में स्थापित था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था। अगला प्रश्न है कि सारनाथ लघु स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में सारनाथ लघु स्तंभ लेख स्थित है। अगला सवाल है कि कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जो है यह इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक नीति के कारण अशोक का पतन माना गया है महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक का पतन का मुख्य कारण क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा और शांति प्रिय जो है वो हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक का पतन का कारण मानते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुक्मिणीदेवी लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुक्मिदेई स्तंभ लेख जो है वो नेपाल देश से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निलाली गांव लघु स्तंभ लेख किस देश से प्राप्त हुआ है। तो निलाली गांव लघु स्तंभ लेख जो है वो नेपाल देश से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन है। तो सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है वो 7वां स्तंभ लेख है। अगला प्रश्न है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है। तो रुक्मिणी देई जो है वो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुकाकाई करुका करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अशोक के रानी करुवाकी द्वारा कौशाम्बी और प्रयाग जो है दान में दिए जाने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग और कौशाम्बी को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्तंभ लेख से अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधी जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुक्मिणीदेई अभिलेख के अनुसार अशोक के धार्मिक स्थल की यात्रा का बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्तंभ लेख में काराधन की चर्चा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख में काराधन की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/8 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपने अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने कहे थे। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्य को अपनी संतान कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौली शिलालेख और जौगढ़ अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने मनुष्य एवं पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। गिरनार अभिलेख से यह पता चलता है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों एवं मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधार अभिलेख से प्रभावित होकर मछुआरों और बहेलियों ने जीव हिंसा को त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरमाइक और यूनानी लिपि में प्राप्त होता है कंधार से। अगला प्रश्न है कि कहां से प्राप्त स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के स्तंभ लेख से अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त अकबर के दरबारी बीरबल के भी अभिलेख प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है
कि किस स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची, सारनाथ और कौशाम्बी स्तंभ लेख से तो पता चलता है कि अपने महामाथियों को संघ भेद रोकने का आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ था। तो भारभू शिलालेख जो है एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर के पट्टियों पर खुदा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के अभिलेखों की भाषा पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है कि किस लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एर्रागुडी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि को दाएं से बाएं लिखी जाती है का पता चलता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले से गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गया जिले से। बिहार के गया जिले से गुहा लेख का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला सवाल कि निम्न में से किस पहाड़ी की गुफाएं में गुहा लेख के साक्ष्य मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में गुहा लेख के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने गुहा लेख को अंकित करवाए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस धर्म के साधुओं को गुहा दान दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवक साधुओं को गुहा जो है वो दान में दिए थे। अगला सवाल है कि गुहा लेख की भाषा क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुहा लेख की भाषा जो थी वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मौर्य की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मिथ ने मौर्य की सीमा को भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कहा था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य के कितने प्रांतों में विभक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रांतों में विभक्त किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांत था। अशोक के समय में बात किया जाए तो यह 5 प्रांत हो जाता है। अशोक के समय में 5 प्रांत, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय 4 प्रांत में विभक्त था। अगला सवाल है कि उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य आता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है उत्तरापथ के अंतर्गत आता था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवंती के अंतर्गत आता था। अवंती के अंतर्गत जो है अवंती के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश अवंती या पश्चिमी राज्य के अंतर्गत आता था। अगला सवाल है कि दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता था। तो दक्षिणापथ के अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते थे। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में 800 गांव आते थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते थे। तो द्रोणमुख में 200 गांव आते थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के तहत खारवटिक के अंतर्गत कितने गांव आते थे। तो खारवटिक के अंतर्गत
सॉरी, एक बार फिर से पीछे आते हैं। यहाँ तक मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? द्रोणमुख में 400 गांव आते थे। और खारोटी के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो 200 गांव आते थे। और स्थानिक के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो स्थानिक के अंतर्गत 800 गांव आते थे। अगला सवाल है कि मौर्य प्रशासन के तहत संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव आते थे? तो संग्रहण के अंतर्गत जो है वो 100 गांव आते थे। अगला सवाल यह है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था? नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को दुर्ग कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा समहर्ता जो थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे मौर्य प्रशासन के समय। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक के है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र का लेखक जो है वो कौटिल्य थे। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, और कौटिल्य चंद्र और विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम से भी जाना जाते हैं। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में उच्चाधिकारी को क्या कहा गया है? तो अर्थशास्त्र में उच्चाधिकारी को तीर्थ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्य कहा जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जिले में कानून व्यवस्था देखता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा समहर्ता जो है जिले में कानून व्यवस्था देखता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मौर्य शासन के तहत जनपद का प्रधान होता था? तो जनपद का प्रधान जो है वो समहर्ता होते थे। अगला सवाल है कि मौर्य शासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो कोषाध्यक्ष को स्वाधीनता कहा जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राजकीय भूमि का अधिकारी था? तो राजकीय भूमि का अधिकारी को शीताध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो कारखाना एवं व्यापार अधीक्षक को पन्याध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन धातु नियंत्रक था? तो धातु नियंत्रक को लौह अध्यक्ष कहा जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन चारागाह अधिकारी था? तो चारागाह अधिकारी को विविताध्यक्ष कहा जाता था। अगला सवाल है कि बाट एवं तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बाट एवं तराजू अधिकारी को पौत्वाध्यक्ष कहा जाता था। अगला सवाल है कि सिक्का निरीक्षक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सिक्का निरीक्षक अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय का रक्षक क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजुक कहलाता था। अगला प्रश्न है कि राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था? तो राजा का निजी सचिव जो है वो प्रतिवेदक कहलाते थे। अगला सवाल है कि टाकसाल अधिकारी क्या कहलाता था? तो टाकसाल अधिकारी जो है वो लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे। अगला सवाल है कि एग्रोनोमोई क्या था? तो एग्रोनोमोई जो है वो जिले का अधिकारी होते थे। अगला सवाल एक निम्न में से कौन नगर अधिकारी था? इसका सही उत्तर है नगर अधिकारी जो था एरिस्टोनोमोई था।
एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी होते थे, नगर का अधिकारी एरिस्टोनोमोई होते थे। अगला सवाल है कि मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण किसके विवरण में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज के पुस्तक में। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 समितियों का विवरण दिए हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासन काल में फौजदारी न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो फौजदारी न्यायालय को मौर्य शासन के समय कंटक शोधन कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट होते थे। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन कंटक शोधन अदालत विषय पर लिखा गया था। तो कौन सी पुस्तक है अर्थशास्त्र की, कौन सी भाग अध्ययन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अध्याय जो अर्थशास्त्र का और कंटक शोधन अदालत पर लिखा गया था। अगला सवाल है कि गुप्त काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। अगला सवाल है कौटिल्य ने किसे राजा की आंख कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा की आंख गुप्तचर को कौटिल्य ने कहा था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में अर्थशास्त्र का प्रमुख आधार क्या थी? तो अर्थव्यवस्था की जो मुख्य आधार थी वो कृषि थी। अगला सवाल है कि कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि का सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्ता कहा गया है। अगला सवाल है कि मौर्य काल में कर की दर क्या थी? तो मौर्य काल में कर की दर जो थी वो 1/6 था। इसे घटाकर अशोक ने जब नेपाल लुम्बिनी की यात्रा करके आया था तो 1/8 कर दिए थे। अगला सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा शहर मौर्य काल में रेशम उद्योग हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी और पुंडरा जो थे वो मौर्य काल में रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है मौर्य काल में कौन सा शहर मलमल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो मलमल का कपड़ा उत्पादन करने के लिए बंग जो थे वो प्रसिद्ध स्थान था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? तो रेशम जो चीन से मंगाई जाती थी। अगला सवाल है कि मौर्य काल में आहत मुद्राएं प्रचलित थी? तो मौर्य काल में जो है वो सोने की मुद्राएं जो थी वो प्रचलित थी। अगला सवाल है कि आहत मुद्राएं पर किसका चित्र अंकित होता था? तो आहत मुद्राएं पर मयूर, पर्वत और अर्धचांद तीनों का चित्र अंकित होता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मौर्य काल में एक कर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलि जो है एक प्रकार का कर था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन नमक कर था? तो नमक कर जो है वो हिरनय जो थे वो एक नमक कर था। हिरनय नमक कर को कहा जाता था। अगला सवाल है कि जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे उन्हें राज्य को कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.5% ब्याज देना पड़ता था। अगला सवाल है कि लोगों को सिक्के बनाने के एवज में राज्य को कौन सा कर देना होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सपीका और परीक्षण कर देना होता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में भू राजस्व को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व को क्षेत्रक कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में काश्तकार को उपवास कहा जाता था।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के पतन का कारण प्रशासन में केंद्रीकरण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर के अनुसार। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में राज्य की ओर सिंचाई का प्रबंध क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेतुबंध कहलाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पूरे गांव से एक बार वसूल किया जाता था? तो कौन सा टैक्स एक बार पूरे गांव से वसूल किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिंड कर जो है एक बार पूरे गांव से वसूला जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में पशुओं की रक्षा हेतु कौन सा कर लिया जाता था? तो पशुओं की रक्षा के लिए मौर्य काल में विविध कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेरोजगार क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्टि कहलाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में देशी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4% जो है वो देशी वस्तुओं के बिक्री कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में आयोजित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? आयातित जो होते थे आयात जो किया जाता था उस पे तो 10% कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जोड़ता था? तो उत्तरापथ जो है वो पाटलिपुत्रा से तक्षशिला को जोड़ता था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में हिमवंत मार्ग किस ओर जाता था? तो हिमवंत मार्ग जो मौर्य काल में उत्तर हिमालय की ओर जाता था हिमवंत मार्ग। अगला प्रश्न है कि मौर्यों के लिए विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला जो था वो विदेशी व्यापारियों के लिए मुख्य केंद्र था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरपा, बारबेकियम और बंजूरियस जो है ये पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहें थी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जो है वो ताम्रलिप्ति है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सत्य है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा शुल्क, चुंगी कर, बर्तनी, सड़क कर और गुल्मदेह जो है बर्मा से रक्षा कर लिया जाता था। अगला सवाल है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अंगों का वर्णन किए हैं। अगला सवाल है कि प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने पैदल सिपाही थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 लाख पैदल सिपाही थे प्लिनी के अनुसार। अगला सवाल है कि युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नायक कहलाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में स्थानीय सेना को क्या कहा जाता था? तो स्थानीय सेना को मौर्य काल में मौल कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? तो जंगली सेना को अटावी कहा जाता था। अटावी बल या अटावी सेना कहा जाता था। अगला सवाल यह है कि मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? तो किराए की सेना को भृतक कहा जाता था। अगला सवाल है कि मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों की राजकीय मुद्रा जो थी वो पन थी। मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पन। अगला सवाल यह है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र तीनों की चर्चा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दास और कर्मकार का उल्लेख किए हैं। अगला सवाल है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी?
तो स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्ति करती थी वैसी महिलाएं रूपा जीवा कहलाती थी। अगला सवाल है कि मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवाएं क्या कहलाती थी? जो महिलाएं विधवा थी, जो स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करती थी, तो वैसे महिलाएं क्या कहलाती थी? तो छंदवासिनी कहलाती थी। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला जो है मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।